जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आर के में। आज है 22 जनवरी 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही ऑप्शन की बात करें तो सी, यानी कि गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यह पुरस्कार स्थिरता को लागू करने में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि GGIAL के द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल के लिए प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा GGIAL के वरिष्ठ अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो 2022 के लिए दुनिया के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डों की सूची में बेंगलोर का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल हुआ है, जिनमें से केम्पेगौड़ा को दूसरा स्थान और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 7वां स्थान दिया गया है। इसके अलावा भारत का पहला समावेशी उत्सव, जिसे पर्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, को 6 जनवरी 2023 को गोवा में शुरू किया गया है। और बात करें मनोहर पर्रिकर की, तो ये गोवा के 3 बार के मुख्यमंत्री और भारत के 1 बार रक्षा मंत्री रह चुके हैं। और गोवा के इस समय प्रेजेंट टाइम में इसकी कैपिटल पणजी, गवर्नर इसके पी श्रीधरन पिल्लई हैं और जो कि मिजोरम के भी गवर्नर हैं। इसके अतिरिक्त चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। गोवा की फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? ऑप्शन है कन्नूर, इडुक्की, वायनाड या एर्नाकुलम। चारों ऑप्शन केरल के ही हैं, तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि वायनाड। केरल का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के हिस्से के रूप में लगभग 64,670 आदिवासी लाभार्थियों को लगभग 1.5 लाख सेवाएं प्रदान करके यह उपलब्धि हासिल की है। केरला की कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट भी सबसे बड़ा है तिरुवनंतपुरम केरला का। गवर्नर वहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं, वायनाड बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट टू ऑल ट्राइबल पीपल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें या करंट अफेयर जो रिलेटेड है केरल से, तो केरल डिजिटल बैंकिंग सेवा को सक्षम करने वाला पहला राज्य घोषित हुआ है। इसके अलावा केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र भी बन गया है। और अभी हाल ही में कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। एर्नाकुलम जिले के अलुवा में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फर्म का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त केरल संपूर्ण राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसके अतिरिक्त केरल देश का पहला और इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वेदांता केयर्न ऑयल एंड गैस के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है निक वॉकर, क्लेयर लेम्बोर्डली, रवि कुमार या विकास पुरोहित। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ए, निक वॉकर। सही ऑप्शन है निक वॉकर। और बात करें वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने निक वॉकर को
नया नया सीईओ नियुक्त किया गया है। और इससे जुड़े ये हैं चित्र में निक वॉकर। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो वेदांत ग्रुप यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। और वेदांत ग्रुप के अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल। रिसेंट में जो नियुक्ति हुई उसकी बात करें तो ओईसीडी ने क्लेयर लोम्बार्डली को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वहीं कॉग्निजेंट ने रवि कुमार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। उसके अतिरिक्त मेटा ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में हुए ढाका मैराथन में स्टेनली बेट चैंपियन बन गए हैं। यह किस देश के नागरिक हैं? ऑप्शन है केन्या, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए यानी कि केन्या। केन्याई धावक स्टेनली क्रिपोटिच बेट ने 2 घंटे 8 मिनट और 10 सेकंड के समय के साथ इस मैराथन के चैंपियन बने हैं। बता दें आपको, पूर्ण मैराथन मैराथन के लिए 42.19 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और जबकि हाफ मैराथन के लिए 21.09 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तो बंग बंधु शेख मुजीब ढाका मैराथन 2023 20 जनवरी को राजधानी ढाका में आयोजित किया गया। महिला धावक वर्ग में बनसाके इमोसेबिलो जो कि इथियोपिया की निवासी हैं ने 2 घंटे 35 मिनट और 25 सेकंड के समय के साथ चैंपियन बने। और भारत की बात करें तो भारतीय मैराथन धावक बंगरिया विक्रम भरत सिंह ने दक्षिण एशियाई पुरुष धावक वर्ग में 2 घंटे 18 मिनट और 28 सेकंड का सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर इसको जीता है। उसके अतिरिक्त इसी दक्षिण एशियाई महिला मैराथन धावक श्रेणी में नेपाल की पुष्पा भंडारी 2 घंटे 48 मिनट और 2 सेकंड के समय के साथ शीर्ष पर रहीं। केन्या की बात करें तो केन्या की कैपिटल नैरोबी, प्रेसिडेंट यहाँ के विलियम रूटो, करेंसी केनियन सीलिंग है। अगले प्रश्न की बात करें तो यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश के लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, यूक्रेन। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ए यानी कि अफगानिस्तान। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगानिस्तान की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं की उच्च शिक्षा पर रोक लगा रखा है जिसका कि पूरे विश्व में विरोध हो रहा है। तो इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है और इसके महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले हैं। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुआ था। और इस संगठन में इस समय 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी काबुल है और इसके सुप्रीम लीडर हिबातुल्ला अखंड जदा हैं और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हसन अखंड हैं जो कि कार्यवाहक हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन है 52.60%, 64% या 72.9% या 43%। सही ऑप्शन है सी यानी कि 72.9%। एनजीओ प्रथम द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट जिसे ASER रिपोर्ट भी कहते हैं 2022 जारी की गई जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2018 में 65.6% से बढ़कर 2022 में 72 दशमलव यानी कि 72.9% हो गया है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ASER भारत के सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यह भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। रिपोर्ट के अनुसार औसत शिक्षक उपस्थिति 2018 की 85.4% की तुलना में 2022 में बढ़कर 87.1% हो गई है।
ये भी आपको रखना है माइंड में। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल हाल ही में राज्य के डीजीपी और आईजीपी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है भोपाल, बेंगलोर, नई दिल्ली या लखनऊ। सही ऑप्शन है सी, यानी कि नई दिल्ली। सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुखों का 3 दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सम्मेलन को संबोधित किया। ये चित्र में आप देख सकते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपीज एंड आईजीपीज बिगिंस इन न्यू दिल्ली फॉर 3 days। डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईजीपी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इस सम्मेलन के शीर्ष एजेंडे में साइबर सुरक्षा, ड्रग्स पर युद्ध, जम्मू कश्मीर की स्थिति के मामले शामिल थे। इस सम्मेलन में महानिदेशक यानी डीजी और महानिरीक्षक यानी कि आईजी रैंक के देश के लगभग 350 शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और इसका पिछली बार आयोजन लखनऊ में किया गया था और 2020 में इसको वर्चुअली आयोजित किया गया था। और इससे जुड़े एक फैक्ट की बात बताएं आपको तो 2013 से पहले इसका आयोजन सिर्फ दिल्ली में होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद इसका आयोजन देश के विभिन्न भागों में किया जाने लगा और पहली बार इसका आयोजन 2014 में गुवाहाटी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में भारतीय दूतावास ने कहाँ पर 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, नेपाल या भूटान। सही ऑप्शन है सी, यानी कि नेपाल। 21 जनवरी को काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की थीम के साथ 5 किलोमीटर मैराथन यानी कि रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो नेपाल में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के मौके पर भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने एक संगीत कार्यक्रम संगीत सुकून का भी आयोजन किया। रिसेंट में जो करंट अफेयर नेपाल से रिलेटेड है वह नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंड्रिक रुइड ने मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार, जो कि बहरीन के द्वारा दिया जाता है, 21-22 जीता है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन दिसंबर में हुआ था। और बात करें नेपाल की तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की घोषणा कहाँ हुई है? ऑप्शन है नोएडा, पुणे, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, यानी कि पुणे। पुणे शहर जल्द ही देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा। पुणे के बारे में बात करें तो पुणे महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। इसके अलावा पुणे भारत का छठा सबसे बड़ा शहर और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। और पुणे अपने एक प्रसिद्ध स्मारक के लिए प्रसिद्ध है, उसका क्या नाम है? लाल महल। चलिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो पुणे का सिविल कोर्ट इंटरचेंज स्टेशन 95 फीट की छत के साथ 108.59 फीट गहरा होगा, जो कि फरवरी 2023 में बनकर तैयार होगा और मार्च में ये शुरू हो जाएगा। रिसेंट में जो यहाँ पर हुआ है 22 मार्च 2022 को भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और महाराष्ट्र पुलिस के बीच एक अभ्यास हुआ था जिसका नाम था सुरक्षा कवच 2, जो कि पुणे में ही आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शन है स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास का समर्थन करने में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत का पुरस्कार 2022 जीता है, यानी कि इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड। यह पुरस्कार वैसे संस्थानों और व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान एवं नवाचारी माध्यम का उपयोग करते हैं।
इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसका मुख्यालय त्रिशूर जो कि केरला में है। इसका स्थापना 10 मार्च 2017 को। इसके अध्यक्ष PR रवि मोहन, MD और CEO इसके के पॉल थॉमस हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो 21 जनवरी 2023 को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। सही ऑप्शन की बात करें तो डी यानी कि उपयुक्त तीनों। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 21 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना। इसके अतिरिक्त 15 नवंबर 1949 को त्रिपुरा भारत संघ में विलय हुआ था और मेघालय जो कि 1947 में भारतीय संघ में प्रवेश किया था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। वहीं मेघालय की राजधानी शिलोंग, राज्यपाल BD मिश्रा, मुख्यमंत्री कनराड संगमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, राज्यपाल L गणेशन अय्यर है और मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है। आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं।